Hello friends, welcome to my YouTube class. And in today's class we are going through the chapter crop production and its management. We are going through the topic the agricultural practices. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने पढ़ा है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, irrigation, crop protection, harvesting and storage. So these are the various steps of agricultural practices which are followed by a farmer in his field. तो इसमें से हमने कुछ स्टेप्स, कुछ प्रैक्टिसेस पिछले स्लाइड्स में पढ़ रखा है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये वाले जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिगेशन, दैट इज सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इतना कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज इरिगेशन। तो व्हाट इज इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स in the field is called as irrigation and the sources of water for irrigation, मतलब कि अगर हम अपने फील्ड्स को इरिगेट कर रहे हैं तो पानी मिलेगा कहाँ से? दैट इज़ फ्रॉम द रेन्स, कैनल्स, वाटरवेज, वेल्स या पंप्स। इतने सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमको पानी मिल सकता है इरिगेशन के लिए। डिफरेंट क्रॉप प्लांट हैव डिफरेंट नीड ऑफ वाटर फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। जो भी अलग अलग अनाज हैं या अलग अलग पौधे हैं, उनका वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है अपने प्रोडक्शन के लिए। कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए प्रोडक्शन देने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वहीं पर कुछ प्लांट्स को बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स। यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि अगर हम पैडी फील्ड का एग्जांपल लेते हैं, पैडी क्रॉप का एग्जांपल लेते हैं, तो पैडी प्लांट जो होता है वो दैट नीड्स एक्सेसिव वाटर, उसको बहुत पानी चाहिए होता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वहीं पे ऑन द अदर हैंड वीट जो है दैट डू नॉट रिक्वायर सच लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको केवल पानी कब चाहिए? जस्ट बिफोर द टीलिंग एंड द टाइम ऑफ द फ्लावरिंग। नाउ एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर रिड्यूसेस एयर इन द सॉयल स्पेस एंड कॉजेज वाटर लॉगिंग। दिस कैन डैमेज द प्लांट रूट्स एंड कैन कॉज देम टू डाई। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी हम लोग सप्लाई कर दे रहे हैं और उस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो कम पानी में ही सर्वाइव कर सकता है, कम पानी में ही प्रोडक्शन दे सकता है, और ऐसे में हम बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो सॉयल स्पेसेस में पानी घिर जाएगा, जिससे कि वहाँ पे एयर नहीं रह पाएगा और रूट्स रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और वो प्लांट धीरे धीरे डाई अप हो जाएगा। ना इरिगेशन के दो मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या है? दिस इन्वॉल्व्स ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स एंड कैनाल्स यूजिंग कैटल्स और ह्यूमन लेबर। तो सॉरी, यहाँ पे LIVER लीवर लिखा है, दैट इज़ लेबर, LABOUR लेबर। तो ह्यूमन लेबर मतलब मनुष्य की मेहनत या कैटल्स की मेहनत से जब पानी खींचते हैं हम, तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूजिंग कैटल्स लेबर और ह्यूमन लेबर। तो जो भी पानी है, जो भी सोर्सेज है पानी का, दैट इज़ वेल है, ट्यूबवेल है और पॉन्ड है या लेक है, और वहाँ से पानी अगर कैटल्स के लेबर से यानी उसके मेहनत से, या ह्यूमन के लेबर से यानी उसके मेहनत से हम निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, दैट इज़ रहत में जो है ऑक्स या पुल्स को चला करके पानी खींचा जाता था फॉर द इरिगेशन, या ह्यूमन बींग्स खुद अपना एफर्ट लगाते हैं, अपना लेबर लगाते हैं पानी खींचने के लिए पॉन्ड से, लेक से। तो वो सिस्टम कहलाता था ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। द पुली सिस्टम एंड द लीवर सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और एडवांटेज क्या था इस सिस्टम का कि ये चीपेस्ट था, मतलब कोई कॉस्ट नहीं लगता था। और डिसएडवांटेज ये था कि वाटर जो है फील्ड्स में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता था, कहीं ज़्यादा पानी चला जाता था, कहीं कम पानी जा रहा था, तो ये इसका डिसएडवांटेज था। नाउ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन
मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन में है पहला स्प्रिंकलर, देख रहे हो आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, जस्ट लाइक फुहारा, जैसे पानी का फुहारा होता है वैसा नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस होते हैं, और उस पाइपलाइंस से जस्ट लाइक फाउंटेन हम इरिगेशन करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एरिया अनइवन लैंड है, जो सॉयल पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले हैं, वहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर पाइप लगाते हैं और उस पाइप के ऊपर नोजल होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। और ये नोजल अपने आप राउंड अप करता रहता है, जिससे कि वाटर जो है हर तरफ इक्वल अमाउंट में जाता है। तो जहाँ पे एरिया पानी नहीं है, ऐसे एरिया में ये बहुत ही फ्रूटफुल है। नाउ दूसरा फिगर आप देख रहे हो ड्रिप इरिगेशन का। तो ड्रिप इरिगेशन में जहाँ पे पानी बिल्कुल कम है, मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ऐसे एरिया में ड्रिप इरिगेशन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें वही पाइपलाइन सिस्टम है, बट पाइपलाइन सिस्टम में जगह जगह पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से केवल ड्रॉप वाइज वाटर ही गिरता है, एंड जस्ट नियर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो इससे पानी की काफ़ी बचत होती है, वाटर का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है, जितना प्लांट को पानी चाहिए उतना ही पानी मिलता है। यू कैन सी इन द फिगर कि ड्रॉप ड्रॉप करके प्लांट के रूट के पास पानी गिर रहा है। तो दीज आर द टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जिससे कि पानी भी बचता है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी होता है और टाइम भी कम लगता है, प्रॉपर इरिगेशन होता है। नाउ कभी कभी क्या होता है, सम टाइम्स अनटाइमली रेन, कभी कभी जब हमारा फसल बिल्कुल तैयार होने वाला होता है, हम उसको काटने वाले होते हैं, उसी समय खूब तेज़ आंधी या बारिश आ जाता है, जिससे कि वो सारा का सारा प्लांट गिर जाता है। और हर साल आप लोग न्यूज़ में सुनते ही हो कि अनटाइम रेन से या विंड से फसल बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिंग। तो समटाइम्स अनटाइमली रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स results in falling down of the crop plant at maturation stage, and that is called as lodging. Now next is crop protection. तो crop protection किससे देना है, सबसे पहले हमको weeds से क्रॉप प्रोटेक्शन देना है। तो weeds होते हैं क्या है, दैट इज़ अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड weeds। जो हमने क्रॉप प्लांट लगाए हैं उसके साथ अनवांटेड क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं weeds, एंड द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड एज वीडिंग। और सबसे बड़ा वीड जो है दैट इज़ ग्रासेस, जो ग्रासेस हैं वो सबसे बड़ा वीड है। और फिर कैरेट ग्रास है जिसको गाजर घास बोलते हैं, ये सारे वीड्स हैं। तो इस वीड्स को हटाना फील्ड से, क्रॉप के फील्ड से, कहलाता है वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड इज़ नेसेसरी एज इट यूज़ अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर मेड फॉर द क्रॉप। और उनको हटाना जरूरी क्यों है, उसको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर या जो सनलाइट क्रॉप प्लांट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वो वीड्स भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके चलते क्या होता है, कंपटीशन डेवलप बिटवीन द वीड्स एंड द क्रॉप प्लांट, और फिर क्या होता है, फाइनली जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप प्लांट का वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसलिए वीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो वीड्स को हटाने के तरीके कौन कौन से हैं, पहला है मैनुअल रिमूवल, दूसरा है टिलिंग बिफोर सोइंग, और तीसरा है यूजिंग वीडीसाइड्स। तो क्या होता है मैनुअल रिमूवल में, क्या करते हैं, मैनुअल रिमूवल में हम लोग हाथों से ही जा कर के, जो किसान भाई हैं वो खेतों में जा कर के हाथ से ही जितने भी वीड्स हैं उसको उखाड़ फेंकते हैं, खुरपी की मदद से या कुदाल की मदद से अपने खेतों में से जितने वीड्स हैं उनको निकाल के फेंक देते हैं। टीलिंग बिफोर सोइंग, टीलिंग बिफोर सोइंग मतलब क्या है, खेतों को बुआई से पहले ही जुतवा देना। इससे क्या होता है कि जितने भी वीड्स ग्रो किए हुए हैं वो सारे उसी में जुता जाते हैं, सॉइल से मिक्सअप हो जाते हैं, और वहाँ पर डिकम्पोज होके वो मैन्योर्स बन जाते हैं। और यूजिंग वीडीसाइड्स, तो वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स जिससे कि हम यूज़ कर सकते हैं, और वीडीसाइड्स से जितने भी वीड्स हैं वो तो सूख जाते हैं, बट वो हमारे क्रॉप प्लांट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। तो दैट इज़ वीडीसाइड्स। तो दीज आर द थ्री मेथड्स थ्रू विच वी कैन remove the weeds from the crop field. Now next is protection from the pest.
तो पेस्ट क्या है? पेस्ट आर द ऑर्गेनिजम्स विच डैमेजेस द क्रॉप प्लांट, जैसे कि रैट्स है, लोकस्ट है, वीविल है, या लार्वा है अलग अलग स्टेजेस में इंसेक्ट्स के, या टर्माइट्स हैं। तो ये सारे हमारे क्रॉप प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्रॉप प्लांट को ख़राब करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं पेस्ट। तो इसमें से जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं उनको तो हम बाय बीटिंग द ड्रम या फिक्सिंग स्केयर क्रो, जो खेतों में लगाते हैं, खास करके सब्जियों के खेतों में स्केयर क्रो लगाते हैं ताकि जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो डर के ना आए। और उसके बाद अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना था टिड्डी दल आया था। तो टिड्डी दल भी क्या है? दैट इज़ पेस्ट। तो बीटिंग द ड्रम्स, आपने न्यूज़ में देखा होगा, ड्रम्स को पीटने से जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भाग जाते हैं। बट कुछ जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं वो स्केयर क्रो से या बीटिंग ऑफ ड्रम से नहीं भागते हैं। तो क्या करेंगे उनके लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड्स जब हम यूज़ करेंगे तो जैसे रैट है या लोकस्ट है या वीविल है तो ये सारे मर जाएंगे। तो क्योंकि जो पेस्ट है दैट इज़ जो पेस्टिसाइड्स है दैट इज़ पॉइजनस इन नेचर, तो इसलिए उसको यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना पड़ता है बाय द फार्मर्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि उसका यूज़ जो है बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट में क्यों होना चाहिए? बिकॉज इफ़ इट विल इंटर्स द फूड चेन इट विल इंटर्स टू आवर बॉडी ऑल्सो। तो दैट्स वाई जो पेस्टिसाइड्स है उसको यूज बहुत ही सेफ्टी से करना चाहिए फार्मर्स को और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। नाउ हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा खेतों में फसल पक के तैयार हो गया है तो उसको काटना और इकट्ठा करना उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो जैसे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है वो तो हाथों से ही तोड़ लिए जाते हैं, तो दैट इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय हैंड्स। लेकिन अगर क्रॉप प्लांट्स की बात करेंगे जैसे वीट है या राइस है तो उसको सिकल्स से काटेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। सिकल्स मतलब हंसुआ होता है, तो उससे काटेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कट क्रॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो थ्रेसर आप लोग देखे होंगे, थ्रेसर से हम लोग थ्रेसिंग करते हैं गेहूँ काटने के बाद। एंड अगर किसी के पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, अगर बीघा में ज़मीन है, एकड़ में ज़मीन है, तो दे यूज़ अ मशीन, अ बिग मशीन कॉल्ड एज कंबाइन। क्यों? क्योंकि कंबाइन कैन डू बोथ द वर्क, दैट इज़ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ये दोनों काम एक ही साथ कर सकता है। तो फिर वहाँ पर सिकल्स और मैन पावर कोई काम नहीं करेगा। जहाँ बड़े बड़े फार्म्स हैं तो वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कंबाइन। उसके बाद क्या करेंगे? थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन्स हैं वो चैफ से सेपरेट किए जाते हैं बाय द मेथड कॉल्ड एज विनोइंग। विनोइंग आपने गाँव में देखा होगा या टेलीविज़न में देखा होगा कि विनोइंग जब हल्का फुल्का भूसा और गेहूँ रह जाता है तो उसको एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं फ़ैन चलते हुए या फिर नेचुरल विंड चलते हुए। तो क्योंकि जो भूसा है या चैफ है वो हल्का होता है तो वो विंड के साथ या एयर के साथ बह जाता है और कुछ दूर जा करके उड़ जाता है, और उड़ने के बाद कुछ दूर जा करके वो गिरता है, कुछ दूर के बाद जाकर गिरता है। और जबकि जो ग्रेन्स हैं हमारे वो हैवी होते हैं तो उनको जो एयर है, फ़ैन का एयर है या फिर नेचुरल एयर है, वो उतना नहीं उड़ा पाता, वो हैवी होते हैं तो एट द स्पॉट गिरते हैं। तो इस तरह से चैफ और ग्रेन्स अलग किए जाते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज विनोइंग। अब स्टोरेज की बात करेंगे तो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन्स मोर मॉइस्चर। जब गेहूँ या चावल या फिर कोई और ग्रेन्स हैं जब काटे जाते हैं तो जितना उसमें मॉइस्चर स्टोर के टाइम होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसको सन ड्राइड से मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर ग्रेन्स में रह गया तो जब हम स्टोर कर देंगे स्टोर हाउस में तो मॉइस्चर के चलते उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे और इसके चलते जो भी हमारा ग्रेन्स स्टोर करके रखा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सन ड्राइड इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रेन्स। फार्मर्स स्टोर्स ग्रेन्स फॉर देयर ओन यूज़। जो फार्मर्स होते हैं जब
फसल तैयार हो जाती है, ग्रेन्स तैयार हो गए, तो उसमें से अपने यूज़ के लिए वो रख लेते हैं ताकि साल भर इजीली यूज़ कर सकें, और बाकी का बचा हुआ प्रोडक्शन वो बेच देते हैं या तो गवर्नमेंट को या तो प्राइवेट एजेंसीज़ को। Large scale storing is done in granaries or silos which are designed to protect grains from rats and insects. This is done by FCI, that is Food Corporation of India, or State Warehousing Corporation. Perishable and non-perishable food items are stored separately in the storage houses. तो जो पेरिसेबल फूड आइटम्स हैं, पेरिसेबल फूड आइटम्स होते हैं जिसमें ढेर सारा मॉइस्चर कंटेंट हो, और ढेर सारा मॉइस्चर कंटेंट करने वाले फूड आइटम्स फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, और नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स जिसमें मॉइस्चर कम है उसको ड्राई स्टोरेज में हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये था स्टोरेज की बात। ना क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप को इम्प्रूव करना है, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। क्यों इम्प्रूव करना है? बिकॉज जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो एज इट इज़ है, बल्कि धीरे धीरे कम भी हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नए नए घर बन रहे हैं, नए नए फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। बट वहीं पर जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ये भार बढ़ रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड कैसे मिले। तो उसके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट जरूरी है कि क्रॉप इम्प्रूव हो जाए और कम से कम ज़मीन में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रोडक्शन दे पाएँ। तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे दे पाएंगे? तो एक तो सबसे अच्छी बात है, आप लोग जानते हो, दैट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? दैट इज़ टू मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड टू फीड सच अ ह्यूज पॉपुलेशन ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। A revolution was brought in late 1960s and this revolution is called as green revolution। 1960s में एक revolution इंडिया आया था, MS स्वामीनाथन लेके आए थे, that is called as green revolution। और इस revolution में क्या हुआ था? HYV सीड्स जो है मैक्सिकन वीट के ड्वार्फ वैरायटी, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के मंगाए गए थे और उसको कल्टीवेट किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था। इसको गोल्डन एरा उस समय बोलते हैं। तो दैट इज वाई इज कॉल्ड एज ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि जो वीट का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस समय। तो दिस इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से भी हम अपने क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दैट इज़ क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप। दो वैरायटी क्रॉप के लेकर के उसको जब क्रॉस करवाएंगे ताकि हमको एक और अच्छा नया उन्नत सीड मिल पाए, HYV सीड मिल पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो इस मेथड में वी टेक टू प्लांट्स, सपोज A एंड B ऑफ द डिज़ायर्ड कैरेक्टर। तो एक ही क्रॉप के दो वैरायटी लेंगे। जैसे अगर हम धान का ले रहे हैं तो धान के दो वैरायटी लेंगे, अगर गेहूँ ले रहे हैं तो गेहूँ के दो वैरायटी लेंगे, मेज ले रहे हैं तो मेज के दो वैरायटी लेंगे, और उसको हम बोलेंगे मान लो कि A और B। तो जो A है उसका जब फ्लावरिंग होगा तो उसमें से एंथर सारा हम निकाल देंगे, और इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मतलब इमैस्कुलेशन क्या हुआ? दैट इज़ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द प्लांट, और द फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं बी वाला, उसको लेंगे और उसको A के स्टिग्मा पर डस्ट कर देंगे। नाउ द स्टिग्मा ऑफ बी आर कवर्ड विथ पेपर बैग एंड दिस इज कॉल्ड एज बैगिंग। एंड बाय द वेब मेथड जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमको मिलेगा हाइब्रिड सीड्स, जो कि रेजिस्टेंस होगा किससे? पेस्ट से, डिजीज से, और ह्यूज प्रोडक्शन देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। Now thanks a lot, your chapter is finished now, and please like and subscribe my channel. Thanks a lot.